हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यूज हैं 2015 से लेकर 2023 तक के। और ये पूरे पीवाईक्यूज आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो कि 27 अक्टूबर को होना है, और साथ ही साथ आरओ जो 22 दिसंबर को होना है, उन दोनों ही एग्जाम्स के लिए ये पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखोगे दोनों एग्जाम में एक दूसरे के पीवाईक्यूज भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यूपी पीसीएस में आरओ के भी पूछ लेते हैं और आरओ में यूपी पीसीएस के भी पूछ लिए जाते हैं। और इसी कड़ी में मैंने 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा दिया। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो यूपी पीसीएस पीवाईक्यू सीरीज 2024 के नाम से, जिसमें ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी गई है और पॉलिटी कंप्लीट करा दी गई है, और कल मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करा दी थी। आज हम लोग कवर करेंगे एनवायरमेंट, क्योंकि यहाँ पर एक फायदा ये होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सारे प्रश्नों के साथ उसकी जो व्याख्या होती है, जो उसके अदर ऑप्शन से बनने वाले जो प्रश्न होते हैं, वो भी सारी चीजें इसमें समाहित हो जाती है। साथ ही साथ बुक से पढ़ने से बेहतर हो जाता है कि हम कम समय में मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि 10-12 पेजेस में पूरे के पूरे जो है कि जो हैंड रिटन नोट्स के तौर पे इसको हम तैयार कर देते हैं टोटल। तो उसमें कई बार आपको किताबों में अलग अलग सेक्शन वाइज नहीं मिल पाता है, और इस वजह से थोड़ा उसमें ज्यादा टाइम टेकन लगता है और आपको कम समय में बार बार रिपीट करना होता है, जिससे आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग हो और आपके क्वेश्चन भी याद हो जाए अच्छे से। तो चलिए, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। पहला हम प्रश्न देखेंगे एनवायरमेंट में 2023 का, हम देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। आरओ के भी इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स है, मैं उनकी भी क्लासेस आपको कराऊंगा, और इन सभी को वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप वहां से पेड के रूप में खरीद सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में, और इजीली आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रिवाइज कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कथन और कारण के रूप में है। जैसे यहां लिख रहा है, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलन बन सकता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो अगर हम पृथ्वी की बात करें, और पृथ्वी में भी अगर हम केवल भारत की बात करते हैं, भारत की बात करें जितना भी उसका क्षेत्रफल है 32,87,000 करके, तो यहां पर आप देखोगे कि अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो जनसंख्या के भोजन की सामग्री की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था करना, कपड़ों की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, साथ ही साथ यातायात परिवहन की सुविधाओं को बेस्ट करने के लिए आपको जंगलों को, प्रकृति को, पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा। यानी भूमि उपयोग में चेंजेस करने पड़ेंगे, भूमि उपयोग पैटर्न चेंज होगा, और इसकी वजह से पर्यावरण से क्या होगा, परेशानी होगी, यानी पर्यावरण की कमी होगी। और यही चीज कह रहा है कि पर्यावरण को अगर आपको बनाए रखना है तो जनसंख्या को कंट्रोल करना सीख लीजिए। और दूसरा, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो पर्यावरण असंतुलन होगा। अब ऐसा नहीं है कि भारत की जनसंख्या तो हो गई 140 करोड़, और अब अगली साल पता चले 150 करोड़ हो जाए, 152 करोड़ हो जाए, 145 करोड़, और उसके लिए आप अपने संसाधनों को बचाने के साथ पाकिस्तान या बांग्लादेश में जाके कोई प्रोविजन कर दें या कोई सुविधा दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमारे पास जब क्षेत्रफल सीमित है तो उस क्षेत्रफल में जितनी भी वनस्पति है वो क्यों कम होगी, क्योंकि अगर आपकी जनसंख्या कंट्रोल नहीं है, लगातार बढ़ रही है। और कोविड में तो दोस्तों बहुत बड़ी जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि सभी लोग घर पे थे, आराम से जनसंख्या बढ़ा रहे थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। यहां पर आप देखिए, इसी तरीके से मैं हर प्रश्नों से संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होते हैं, नॉलेज होते हैं, पॉइंट होते हैं, वो सारी चीजें यहां पे डिस्कस करता हूं, जिससे आप लोग भी अगर ये पीडीएफ आपके पास हो तो पॉइंट आउट कर सकते हैं, चीजों को एड ऑन कर सकते हैं, या फिर आप अच्छे से इसको रिवीजन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है दोस्तों, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है, पानी छोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्यतः जल विभाजक रेखा कहते हैं। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि दो अलग अलग जल राशियों को विभाजित करने के लिए कुछ एक ऐसी भौगोलिक इकाई होती है जहां पे पानी इकट्ठा भी हो जाता है। जैसे आप लैगून देख लो, झील देख लो, इन सभी को आप इसमें जल विभाजक के रूप में कह सकते हो। अगला प्रश्न है, कौन एक कीट भक्षी पौधा होता है। देखिए, कीट भक्षी का मतलब होता है कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों को खाते हैं। अब पहली बात, क्या पौधे परपोषी होते हैं? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि पौधे होते हैं स्वपोषी, यानी वो अपना भोजन स्वयं बना के खा लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पौधों में कुछ मिनरल्स, विटामिन की कमी होती है। जैसे बहुत सारे पौधों में नाइट्रेट की कमी होती है, नाइट्रोजन में, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होती है, और भी कई सारे मिनरल्स और विटामिन की कमी होती है। तो उनकी पूर्ति करने के लिए वो छोटे छोटे कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे नेपेंथिस की बात करें तो नेपेंथिस एक मांसाहारी पौधा है, और यह भी, और साथ ही साथ यहां पर जो और ऑप्शन दिए हुए थे 4, जैसे ऑप्शन दिया था निलुम्बो, ये एक जलीय पौधा है। निकेंथिस
यानी निक्टेथिस ये एक पुष्पीय पौधा है और निकोटियाना ये एक शाकीय पौधा है। तो आप देखोगे कि इन तीनों के अलावा जो नेपेंथिस है कई बार पूछा जाता है, और नेपेंथिस मांसाहारी क्यों है? क्योंकि ये जिन कीटों को खाता है उनसे अपने शरीर के अंदर नाइट्रोजन या नाइट्रेट की मात्रा की पूर्ति करता है। आगे देखते हैं हम पोषक स्तर की बात करते हैं। देखिए एनवायरनमेंट में प्रश्न बहुत इजी आते हैं। अगर आपने घटना चक्र को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा मेरे शॉर्ट नोट्स के साथ, मेरे क्लासेस के साथ, या फिर आपने सेल्फ स्टडी भी की होगी, तो अगर आपकी घटना चक्र या किसी भी अदर बुक्स पे मुश्किल से 6 से 7 चैप्टर पे अगर बहुत अच्छी समझ है, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, तो आपके जो 12 से 13 प्रश्न आते हैं यूपी पीसीएस में, मैक्सिमम 90% यानी कि 12 में से 11-10 क्वेश्चन पूरे पूरे सही हो जाएंगे। बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं प्रश्न, बस इसमें रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि रिपीटेशन बहुत होता है इसमें। जैसे अगर हम बात करें, पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने में, यानी कि जो आपकी फूड चेन होती है दोस्तों, इसमें जितने भी जीव अटैच होते हैं, जितने भी जीव ज्वाइंट होते हैं, उन सभी को ही हम खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर मानते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले आप बात करते हो पौधे की, सर बिल्कुल पौधे के ऊपर निर्भर होते हैं शाकाहारी लोग, ठीक है सर बिल्कुल होते हैं, और शाकाहारी के ऊपर निर्भर होते हैं मांसाहारी लोग, जी बिल्कुल सही बात है, और इन तीनों पर निर्भर होते हैं कौन? सर्वाहारी लोग, बिल्कुल सही बात है, और इन सभी पर निर्भर होते हैं अपघटक। तो यहाँ पे खाद्य श्रृंखला में जो जीवों को संबद्ध होने की जो कैटेगरी है, तो प्रथम पोषक स्तर कौन हो जाएगा? हरे पौधे, जो कि प्रोडक्शन के रूप में जाने जाते हैं, जो उत्पादन करते हैं, क्योंकि अगर ये भोजन ना बनाए तो हमें यानी शाकाहारियों को या मांसाहारियों को ये भोजन नहीं मिल पाएगा। और जो सेकंड स्तर के आते हैं जैसे ये हो गए, तो ये शाकाहारी होते हैं जिनको हम उपभोक्ता के तौर पे तो प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ध्यान से समझना, पोषक स्तर की बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे आते हैं, लेकिन अगर उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जो कहीं ना कहीं परपोषी नेचर का है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। इसके बाद पोषक स्तर थर्ड पे अगर आप देखोगे, पोषण स्तर या न्यूट्रिशन लेवल थर्ड की बात करें तो इसमें मांसाहारी आते हैं जो कि द्वितीय उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी एक ऐसा पौधा जो धान के खेत में बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं एजोला। अब यहां पर ध्यान देना, कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि क्या एजोला को हम गेहूं के खेतों में यूज करते हैं, तो हम कहेंगे नहीं, एजोला मुख्य रूप से मक्का और धान के खेतों में प्रयोग किया जाता है, जबकि गेहूं के खेतों में एजेटोबैक्टर नाम का बायो फर्टिलाइजर यूज किया था। एजेटोबैक्टर एजोला से मिलता जुलता नाम होता है, इसलिए एग्जामिनर आपको दे देता है इसको ऑप्शन में। क्लियर हो गया? लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र और एक लैंटिक पारिस्थितिकी तंत्र, ये दोनों में बहुत बार पूछा जाता है, सीधे इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट यानी अर्थ पता है तो आप आराम से कर ले जाओ। तो यहां पर आप देखिए, लोटिक की अगर बात करेगा, लोटिक इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जिसमें जल गतिशील होता है। अब जरा जल बताओ किसमें किसमें गतिशील होता है? आप देखोगे नदी का जल भी गतिशील होता है, क्रीक जो आपके स्थल खंडों से घिरा हुआ पार्ट होता है लेकिन मुख्य रूप से समुद्र से जुड़ा होता है। जैसे कोरी क्रीक आपने गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर पे देखा होगा, सर क्रीक, कोरी क्रीक, कुछ इस तरीके से अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं कुछ इस तरीके से गुजरात का, तो यहां कहीं पे आप देखोगे कोरी क्रीक, सर क्रीक का मामला होता है। जलधारा, वाटर करंट भी होती है, नहर, समुद्र आदि, ये सभी ऐसे जो है कि इसमें आप झील को भी ले सकते हो, ठीक है, झील को भी ले सकते हो, वैसे झील तो नहीं आनी चाहिए, झील नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सभी क्या होगा? लोटिक में होगा। लेकिन वही लैंटिक की बात करेंगे जहां पे जल स्थिर रहता है, जैसे आपका कुआं आपने खोद दिया तो जल उसी कुएं के बीच में स्थिर रहेगा, तालाब चारों तरफ से भरा हुआ है तो वहां पर भी स्थिर रहता है। तो कहने का मतलब है कि लोटिक का मतलब होता है जहां जल गतिशील होता है। अब एग्जाम्पल क्या आता है प्रश्न का कि नदी, क्रीक, नहर और तालाब, इन चारों में से कौन लैंटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो भाई ये हो गया आपका तालाब, क्योंकि ये कैसा होता है? गतिशील नहीं होता बल्कि जल स्थिर होता है। क्या होता है? जल स्थिर होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अब ध्यान से समझना, एग्जाम में क्या होता है, ये चारों ऑप्शन दिए होते हैं, पांचों ऑप्शन। हालांकि अगर मैं बात करूं जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को जो हानि पहुंचती है वो आपके प्राकृतिक आवास के विनाश से भी होती है, विदेशी प्रजाति का प्रवेश होता है तो भी ये पहुंचती है, जैविक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होगा, आवासों का खंडन होगा, या प्राकृतिक प्रकोप या आपदा या बीमारी, इन सभी कारणों से बायोडायवर्सिटी आपकी डिग्रेडिएट होती है यानी कि प्रभावित होती है। लेकिन यहां पर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण का मतलब है कि अगर उसी कारण से विनाश होने लगा तो बाकी सारे कारण अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो वो होता है आपका प्राकृतिक आवास का विनाश। सोचो अगर आप जंगल में किसी
पशु पक्षी का या किसी जीव जंतु का अगर आप घर ही समाप्त कर दो तो अपने आप ही जो है कि क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, यानी उसका घर ही नहीं रहेगा, अपने आप ही उसका आवास जब विनाश हो जाएगा आवास का, तो सारी व्यवस्थाएं उसकी खराब हो जाएगी और इसकी वजह से जैव विविधता में ह्रास हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है, हालांकि कारण और भी होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो 21वीं सदी में सतत विकास से संबंधित है, 21। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है रियो डी जेनेरियो में, और जिसके 5 साल, और यहाँ पे एजेंडा 21 करके एक प्रपोजल लाया था जिसमें 21वीं सदी में या 21वीं शताब्दी में आप किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर आगे चलोगे, जिसमें इकोनॉमिक गतिविधि और नेचुरल यानी एनवायरमेंटल गतिविधि को साझा करना है। साथ में इसके 5 साल पे रिव्यू होने के लिए 1997 में भी एक समिट हुई थी, और इसके 20 साल के बाद यानी 1992 के 20 साल के बाद 2000 लगभग 12 में रियो डी जेनेरियो में दोबारा एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है। ये सब चीजें मैंने घटना चक्र के शॉर्ट नोट जो आपके एनवायरमेंट के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न साइंस वगैरह सभी सब्जेक्ट के बना दिए हैं। उनकी क्लासेस भी मैंने प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा रखी है, 81 क्लासेस होंगी उसमें, आप उन्हें देख सकते हो। वो सबसे रामबाण औषधि है आपके लिए। इकोनॉमिक्स रहेगा, ये यूपी स्पेशल रहेगी, ये दोनों ही आज से या कल से, आई थिंक कल से जो है कि तैयार हो जाएंगे इकोनॉमिक्स, तो आपका क्लासेस भी आने लगेगी। टॉपिक पे दोबारा आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, किस तरीके से? भाई राष्ट्रीय उद्यान किसके उदाहरण होते हैं? इन सीटू संरक्षण के द्वारा। क्योंकि अगर आप देखोगे इन सीटू और एक्स सीटू दो मेथड होते हैं कंजर्वेशन करने के लिए। आनुवंशिक विविधता की अगर हम बात करें तो देखिए, इन सीटू का मतलब होता है जब हम उसी स्थान पे जहां पे वो नेचुरली कोई जीव जंतु रह रहा है, हम उसी जगह पे उसका संरक्षण करें। और जनरली आप देखो जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए, नेशनल पार्क हो गए, या अभ्यारण्य हो गए, वन्यजीव अभ्यारण्य, इनका क्षेत्र इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा दायरा होता है कि इनमें जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं हम वहीं पर इनका संरक्षण कर रहे होते हैं, और इसी को कहा जाता है इन सीटू संरक्षण। लेकिन जब हम किसी जीव जंतु को निकालकर उसके स्थान से किसी दूसरे स्थान पर ले जाके एक नेचुरल तरीके से यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है और वहां पे उसका संरक्षण किया जाता है एटमॉस्फेयर को, तो उसे कहते हैं एक्स सीटू। जैसे अगर आप देखोगे जीन बैंक, बागवानी, अब जैसे हमें किसी वृक्ष को बचाना है, किसी प्रजाति को बचाना है वृक्षों की, तो हम उसकी नर्सरी में बागवानी करने लगते हैं, छोटे छोटे उसके बहुत सारे कॉपीज तैयार कर लेते हैं, होता है ना। और अगर जीन बैंक की बात करें तो जैसे बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं उनके स्पर्म को कलेक्ट करते हैं ताकि उनका फ्यूचर में यूज करके उनकी जो प्रजाति है उसको बचाया जा सके। तो ये सभी चीजें, जैसे पवित्र उपवन हो गया, ये सभी एक्स सीटू मेथड में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD किसका मानदंड है भाई? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण जांच हेतु। अब आपने कई बार यूट्रिफिकेशन नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसको हिंदी में कह देते हैं दोस्तों सुपोषण। क्या कहते हैं? सुपोषण। और इसके अंतर्गत आपने 3 टर्म्स पढ़ी होंगी। एक होता है आपका COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक होता है आपका BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और एक होता है आपका OD ऑक्सीजन डिमांड है। लेकिन सुपोषण की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा, सुपोषण का मतलब होता है जब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी वाटर बॉडी, चाहे वो समुद्र हो, नदी हो, झील हो, तालाब हो, महासागर हो, जब इनमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ने लगती है और इस प्रदूषण की मात्रा के पश्चात जब ऑक्सीजन जो घुली हुई होती है, जो ऑक्सीजन एक निश्चित मात्रा में घुली होती है, उसकी मात्रा जब कम पड़ने लगती है उस प्रदूषण को खपत करने के लिए, उस प्रदूषण को पचाने के लिए जीव जंतुओं को, तो ऐसी स्थिति में सुपोषण की क्रिया कहलाती है। अर्थात कि उनके लिए एक संकट आ रहा होता है कि भाई अब हमारे पास इतना प्रदूषण आपने फैला दिया समुद्र में कि समुद्र के जो जैविक घटक थे उन्होंने प्रदूषण समाप्त करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो कम पड़ने लगी। अर्थात BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मतलब है कि जैविक ऑक्सीजन की मांग बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण बढ़ने से हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है वाटर बॉडीज में कभी भी प्रदूषण को मत फैलाइए, कभी भी कचरा, प्लास्टिक की बोतल, चिप्स के रैपर्स, तमाम कपड़े वगैरह, फूल वगैरह कुछ भी मत फेंकिए, इनको कलेक्ट करिए, डस्टबिन में फेंकिए। आप वाटर बॉडीज को मत डिस्ट्रॉय करें क्योंकि आप इससे उनके घर और आवास का विनाश कर रहे हो। आगे देख लेते हैं। और ये भी ध्यान रखना, जितनी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी उतना इसका मतलब है कि प्रदूषण बढ़ रहा है। भाई जितना अधिक जैविक घटक बढ़ेगा उतना ही तो उसको जो है कि तोड़ने के लिए, कार्बनिक पदार्थों को या उनके पाचन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका है
प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, इसे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि आज हम जितनी भी मात्रा में जल का उपयोग कर रहे हैं, भूमि का उपयोग कर रहे हैं, शुद्ध हवाओं का उपयोग कर रहे हैं, या किसी भी खनिज का या किसी भी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, आगे आने वाली जो आपकी पीढ़ी है, चाहे आपके बच्चे, आपके पोते, आपके परपोते, कोई भी, उनके लिए भी उतनी ही मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। यही होता है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो, सोशल डेवलपमेंट कर रहे हो, कल्चरल डेवलपमेंट कर रहे हो, ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको एनवायरमेंटल डेवलपमेंट भी करना चाहिए। इसी को कहते हैं सतत विकास। अब यहाँ पे कई बार होता है आपसे अधिनियम मिलान करने के लिए आता है, तो ये दो अधिनियम इंपॉर्टेंट है, जैसे जल और वायु का। जल में रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, यानी पहले जल को कंट्रोल किया गया, फिर वायु रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। इन दोनों को आपको याद रखना है। पहले जल के लिए आता है 74 और वायु के लिए आता है 81। फिर आगे देख लेते हैं विश्व वेटलैंड दिवस, यानी कि आपसे पूछा रहा है जो आर्द्र भूमि दिवस होता है, जिसको सामान्यतः 2 फरवरी को हम आयोजित करते हैं। इसको हम रामसर साइट भी कहते हैं, जो ईरान में रामसर एक शहर है। यहाँ पे सबसे पहले 1971 में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी वैश्विक स्तर पे, कि विश्व के जितने भी दलदली क्षेत्र हैं, आर्द्र भूमि, जहाँ पे वाटर और स्थल दोनों की विशेषता मिलती हो, दलदल जैसी स्थिति होती है, उनके संरक्षण करने के पर बल दिया गया, यानी कंजर्वेशन करने पर। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर थीम पूछी गई थी। तो जैसे 2023 की थीम पूछी गई थी, भाई निम्नीकृत आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित करना, यानी कि रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड, डिग्रेडिएट जो वेटलैंड है उसका रिस्टोरेशन करना है। लेकिन आपको अब 2024 की याद रखनी है। तो 2024 जो 2 फरवरी को आयोजित की गई थी, उसकी थीम थी कि वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलफेयर, अर्थात आर्द्र भूमि और मानव का कल्याण। इन दोनों को आपको याद रख लेना। 2023 की चांसेस कम है, लेकिन 2024 का पूछा जा सकता है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में सम्मेलन आयोजित हुआ। पहली बार 1997 को रामसर दिवस आयोजित किया गया था। हालांकि 71 में हुआ, लेकिन 1997 में पहली बार जो है कि रामसर दिवस आयोजित किया गया 2 फरवरी को। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, यानी कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो अपघटनीय नहीं है, जो प्रकृति में पड़ा रहेगा हजारों हजार साल तक, जिसका कोई भी अपघटन नहीं है। जैसे कीटनाशक हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, कृत्रिम रबड़ हो गई, या ई अपशिष्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। अब सोचिए आपके घरों में न जाने कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होंगे, हेडफोन होगा, ईयरबड्स होंगे, अलग अलग फोन के अलग अलग चार्जर्स होंगे, अलग अलग टैबलेट के अलग अलग चार्जर होंगे। और ये सभी चीजें, जब आपका फोन खराब हो जाता है तो जनरली आप चार्जर को क्या करते हो, पड़े रख देते हो, फेंक देते हो। या कभी कभी होता है आपकी डेटा केबल खराब हो गई, एडाप्टर खराब हो गया, तो आप चार्जर फिर नया लाते हो, लेकिन पुराना वाला वैसे ही पड़ा रह जाता है, क्योंकि आपको भी नहीं पता हम उसका क्या कर सकते हैं। और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्टेज होते हैं। जैसे आपके टीवी हो गई, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, बहुत सारे एसी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके घर में हजारों हो सकते हैं, और उसको आप फिर यूज भी नहीं कर पाते, रिसाइकिल भी नहीं कर पाते। यही वजह है कि भारत सरकार ने वन चार्जर की पॉलिसी लाई है, कि अब किसी भी प्रकार का मोबाइल हो, किसी भी कंपनी का हो, इवन कि आईफोन ही क्यों ना हो, उन सभी के लिए एक ही चार्जर होगा, और वो होगा टाइप सी का चार्जर। कैसा होगा? टाइप सी का। इसीलिए आप देखो जितने भी अब आईफोन जो नए नए लॉन्च हो रहे हैं, आईफोन 13, आईफोन 14, आईफोन 15, इन सभी के चार्जर भी पहले जो लाइटनिंग पोर्ट आते थे, अब उनकी जगह कैसा पोर्ट आने लगा? टाइप सी पोर्ट आने लगा, जिससे आप एक ही चार्जर से सारे मोबाइल्स अपने चार्ज कर सकते हो। इससे इलेक्ट्रॉनिक कचरे में कमी आएगी। तो ये भी एक कारण है। लेकिन वहीं पे डिग्रेडिएट कौन सा हो सकता है? जैसे मलमूत्र हो गया, गोबर खाद हो गई, घरेलू अपशिष्ट, ये सभी बायोडिग्रेडेबल है, जो सामान्यतः आसानी से प्रदूषण नहीं फैलाते और अपघटित हो जाते हैं और मृदा में समाहित हो जाते हैं। तो 14 प्रश्न आपके 2023 से आए थे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और इसी के साथ अब हम चलते हैं 2022 के प्रश्न को। अब यहाँ पे क्या फायदा होता है कि आप एक ही साथ 2023 से लेकर 2015 तक आप पूरे पेपर को एनालिसिस कर पाओगे 9 साल के, और जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, लगभग एवरेज अगर 12 से 15 प्रश्न आ रहे हैं, तो ये मान के चलो कि आप लगभग 100 प्रश्न के आसपास तैयार कर रहे हो, और उनके साथ उस पर जो एक्सप्लेनेशन है वो सारी चीजें। तो वहां से कई बार ऐसा होता है कि यही घूम फिर के प्रश्न आपसे दोबारा 2024 में आरओ और यूपी पीसीएस में पूछ लिया जाएगा। तो 2022 का प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे लिखा है 1957 यानी 1957 में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे स्थित है दोस्तों? चंदौली में स्थित है। कहाँ पे? चंदौली में स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। दूसरा है 1974, जो कि
1972 जो कि किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, और तीसरा है 1975 कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, और 1979 चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका इटावा से संबंधित है, जबकि किशनपुर और कतरनिया घाट ये आपके बहराइच और सीतापुर के आसपास के जोन में है, जो दुधवा टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा माना जाता है। तो आप लोग कमेंट कर देना। अच्छा, कई किताबों में क्या होगा, आपको 1976 भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, 75 या 76 में से कोई एक ही ऑप्शन में आएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1986 में आता है, और इसको छाता विधान भी कह दिया जाता है, यानी अम्ब्रेला लॉज भी कहते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन यानी DDT, ये क्या है दोस्तों? ये एक प्रदूषक है, और कैसा प्रदूषक है? ये अपघटनीय प्रदूषक है। क्यों? क्योंकि ये अजैविक घटक है, क्योंकि ये केमिकल से तैयार किया गया, इसलिए ये जैविक घटक तो है नहीं, और अपघटनीय है, अर्थात ये एक तरीके से डिग्रेडिएट नहीं हो पाता, जिसका कोई भी विघटन नहीं हो पाता। इसी तरीके से आप मरकरी देख लो, जिसको हम पारा कहते हैं, लेड देख लो, जिसे हम सीसा कहते हैं, आर्सेनिक देख लो, ये तो वाटर प्रदूषण फैलाता है, आर्सेनिक सबसे। तो ये भी ऐसे केमिकल्स हैं जो अजैव अपघटनीय प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका एक प्रश्न पूछा गया था कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ये लोकटक झील पर स्थित है, मणिपुर में, और ये भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो मतलब कि जो लोकटक झील में तैरता रहता है। कहां पे तैरता रहता है? लोकटक झील में। नेक्स्ट है, बायोमास ऊर्जा का स्रोत क्या है? लकड़ी, कोयला, गोबर आदि, जबकि परमाणु ऊर्जा इसके साथ नहीं होती है, यही ऑप्शन दिया हुआ था। क्योंकि बायोमास एनर्जी का मतलब होता है जिसमें सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके और पानी का प्रयोग करके जो भोजन बनाया जाता है पेड़ों के द्वारा, इनका संचय होना चाहिए। तो इनका संचय लकड़ी में भी होता है, लकड़ी के कोयले में भी होता है, और कोयले जो आपको गोंडवाना लैंड से मिलते हैं या जमीन के नीचे, वो भी बनते तो जीवाश्म के अपघटन से ही हैं, और उस जीवाश्म में कहीं ना कहीं जो है कि बायोमास भी होगा और गोबर वगैरह भी। तो इन सभी के स्रोत ये बायोमास ऊर्जा के स्रोत हो गए, जबकि परमाणु ऊर्जा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट आप देखोगे, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी? जैसे जलवाष्प हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई। हालांकि CFC को ओजोन के क्षरण के रूप में भी जाना जाता है, ओजोन डिप्लीशन, क्योंकि CFC में जो क्लोरीन निकलती है वो सबसे ज्यादा जो है कि इसको नुकसान है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो जलवाष्प है ना, ये जलवाष्प है, ये भी आपके ग्रीन हाउस गैसेज में योगदान देती है, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक जो माना जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1985 में गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था, और किसके अंतर्गत? पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जल को केवल प्रदूषण रहित करना, यानी कि जो गंगा एक्शन प्लान था, जो गंगा जी का जल है उसको प्रदूषण मुक्त करना है, यानी प्रदूषण से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश रासायनिक धुंध, जिसको हम लोग सामान्यतः स्मॉग भी कहते हैं, ये सदैव होता है कैसा? नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है इसमें, ओजोन होता है और पैन होता है। तो जो प्रकाश रासायनिक धुंध होता है ये सामान्यतः स्मॉग और फॉग के मिलने से बनता है, यानी कि जो धुंध होती है उसके मिलने से बनती है, और इसमें नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, साथ में ओजोन, पैन, पैन का मतलब होता है पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट। और ये ध्यान देना कि पैन आपका द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है, और प्रकाश रासायनिक धुंध भी द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। एक प्रश्न आता है कि पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करता है कौन सा? यूकेलिप्टस का एक वृक्ष होता है, आपने देखा होगा, बहुत सीधा जाता है, व्हाइट कलर के इसके तने होते हैं, और इसकी पत्तियां आपके घरों में प्रयोग होने वाले तेज पत्ता की तरह होता है। तेज पत्ता जो मसाले में यूज होता है उसी की तरह इसकी पत्तियां होती हैं, लगभग सभी लोग जानते हैं। इसको खतरा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जहां पर भी पैदा होता है उस जगह के ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा जो है कि सोख लेता है, यानी वहां के ग्राउंड वाटर के लिए खतरा पैदा करता है, भूमिगत जल को खतरा पैदा करता है, क्योंकि बहुत तेजी से उसका शोषण करता है। तो इसीलिए यूकेलिप्टस का पेड़ जनरली लोग अपने आसपास नहीं लगाते घरों के, जिससे उनका वाटर लेवल नीचे न जाए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा तप्त होता है, यानी कि गर्म होता है? तो जाहिर सी बात है लॉन्ग वेव रेडिएशन के द्वारा, क्योंकि जो दीर्घ तरंग विकिरण है लॉन्ग वेव रेडिएशन, और सूर्य से आने वाला प्रकाश शॉर्ट वेव रेडिएशन है। अब यहां पर ध्यान देना, ध्यान से समझ लो, आप कहोगे सर पृथ्वी का वायुमंडल ये तो शॉर्ट वेव रेडिएशन से होना चाहिए, क्योंकि सूर्य से आने वाले प्रकाश से गर्म होता है। बस यहीं पे गलती कर जाओगे, हमेशा उत्तर होगा लॉन्ग वेव रेडिएशन। कैसे, समझा देता हूं। जैसे मान लो कि ये आपकी अर्थ हो गई, ठीक है, ये अर्थ हो गई, और यहाँ पे इसका एक एनवायरमेंट होगा जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं सामान्यतः, ठीक। यहाँ पे आप देखो सन है,
सूरज से आने वाली जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है वो सामान्यतः पृथ्वी पर आ जाती है पृथ्वी पर, इसे हम कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। लेकिन जब पृथ्वी इसका प्रयोग करके रात्रि समय में इन जो किरणों को यानी इन गैसेस को बाहर वापस करती है तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो कि इस तरीके से बाहर जाती है, इस तरीके से, और इस तरीके से जाने पर यह सामान्यतः यहाँ के वायुमंडल को गर्म कर देती है। इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्लास चला रहा हूं मैं, जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों के कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, वहां पर यह पूरी तरीके से समझाया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोचीन 2015 में शुरू हो चुका है। हालांकि ये यूपीएससी 2021 के प्रश्न में भी पूछा गया था, यूपीएससी 2021 या 22 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, अब यहां पर आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ISFR रिपोर्ट यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिक फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की जो आई है, अभी हालांकि 2023 की आई नहीं है, जुलाई तक आ जाती है लेकिन अभी तक आई नहीं है, तो अभी हम 2021 के ही आंकड़ों को मान के चलेंगे, जिसमें कहा गया कि वनावरण की वृद्धि कितनी हुई है। कहां कहां पे वन आवरण की सबसे अधिक वृद्धि हुई है? आंध्र प्रदेश में देखोगे तो 647 किलोमीटर की हुई है, और तेलंगाना की बात करें तो 632 किलोमीटर स्क्वायर की हुई है, ओडिशा की बात करें तो 537 किलोमीटर स्क्वायर की हुई है। अभी आपको पता है कि लगभग 24 पॉइंट कुछ है, 62 है शायद, हमारे पूरे जो है कि जो पृथ्वी है मतलब भारत का जो क्षेत्रफल, उसका लगभग 24.62% जो है कि वनावरण वृक्षावरण टोटल है। और इसमें भी सबसे अधिक वृद्धि आपके आंध्र प्रदेश में हुई, फिर तेलंगाना में, फिर ओडिशा में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका लिमिनेटिक। अब देखिए, लिमिनेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, और लिमिनेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, और ये दोनों ही कथन सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। हालांकि ये चीजें मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में ओशिनोग्राफी में समझाने वाला हूँ 102 दिन में। लिमिनेटिक का मतलब होता है जहां पे समुद्र खुला क्षेत्र होता है, जहां पे सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच सकता है, और इस वजह से वहां पर सूर्य के प्रकाश के कारण ही पादप प्लवक जो है कि क्या होते हैं, अधिकता में वृद्धि कर लेते हैं। पादप प्लवक में मुख्य रूप से शैवाल आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में सत्य कथनों को बात करते हैं। पारिस्थितिकी निकेत मतलब क्या होता है? इकोलॉजिकल नीचे जिसे बोलते हैं। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, बिल्कुल सही है। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। तो कहा जाए तो देखो, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, कोई भी प्रजाति एक दूसरे के प्रजाति के क्षेत्र में नहीं घुस सकती है। दूसरा, ये अपनी फंक्शनल यूनिट के तौर पे काम करते हैं, यानी कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। जीवन को जीने के लिए जो हमें भोजन वगैरह चाहिए, वातावरण चाहिए, आवास चाहिए, पानी चाहिए, उसकी लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए पारिस्थितिकी निकेत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ वायुमंडल रिजर्व पूछे जा रहे हैं, उसकी बात करेंगे बायोस्फीयर की। जैसे मानस जैव आरक्षण की बात करेंगे तो ये आपके कहाँ पे है? असम में है। सुंदरबन जैव आरक्षण की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। तो ये भी कई बार मिलान करने को आता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 2021 के PYQs को। देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया था भाई? 16 सितंबर को मनाया था। बहुत आसान आसान प्रश्न आते हैं, और इसी दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को स्वीकार कर लिया गया था, यानी इस पे हस्ताक्षर कर लिया गया था 1987 16 सितंबर को, और उसी दिन से इसको ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 2023 की जो थीम है, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। अभी जैसे आपका सितंबर आने वाला है 16 सितंबर, तो उसकी थीम को आपको इसी PYQs के साथ तैयार कर लेना है, क्योंकि अभी तो वो आई नहीं है, तो कैसे हम कह सकते हैं। आगे बात करेंगे कार्बन क्रेडिट। भाई, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कौन से प्रोटोकॉल में आई थी? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जिसे लागू किया गया था में उत्पन्न यह प्रोटोकॉल बाध्यकारी है। ध्यान देना कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो भी देश साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर करके उसमें सहमति देते हैं, उनके लिए क्योटो प्रोटोकॉल को मानना बाध्यकारी होता है, और कार्बन क्रेडिट की अवधारणा भी यहीं पर आई थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। विविध अवयव में कौन आते हैं? जैविक घटक, अजैविक घटक। अब जैविक घटक में पादप भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, अब घटक भी आते हैं, ये सभी एक दूसरे पर निर्भर है। वैसे ही अजैविक में आपके स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये सभी एक दूसरे पर निर्भर है। अगर स्थल मंडल पे समुद्र नहीं होगा तो जल मंडल में बारिश नहीं होगी, जलवाष्प नहीं पहुंचेगा, तो ये सभी एक दूसरे पर निर्भर है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल। अगर आप जैसी एक्टिविटी करोगे, जैसा आप पर्यावरण का संरक्षण करोगे, वैसा ही जो है कि पर्यावरण पर प्रभावित भी होगा। तो दोनों ही सही है और व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है,
2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में सत्य कथन की बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करना, यानी वैश्विक स्तर पर टारगेट है कि 2050 तक हमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर लेना है। और किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैस के निराकरण और अवशोषण से ही होगी। यानी किसी देश ने अगर बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो उसकी क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैस के निराकरण और अवशोषण से होगी। दोनों बातें सही हैं। अगला यहाँ पे एक प्रश्न आता है, कई बार पूछा था फ्लाई ऐश के बारे में। यहां पर देखते हैं फ्लाई ऐश के बारे में क्या लिख रहा है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। किससे होता है? ताप विद्युत संयंत्र से, जो कि कोयला और लिग्नाइट आधारित जो स्रोत होते हैं, यानी कि जो कोयले होते हैं या लिग्नाइट कोयला जो होता है, इनके आधारित जो थर्मल पावर चलते हैं ताप विद्युत संयंत्र, इसी को हम फ्लाई ऐश की प्रदूषण के रूप में आते हैं। आपने देखा होगा कि जो थर्मल पावर एनर्जी होती है, जहां पे चिमनी वगैरह लगी होती है, जहां से धुआं निकल रहा होता है, जिसमें कोयला वगैरह ज्वलनशील पदार्थ जलते हैं और फिर धुआं निकलता है, तो उसमें पतली पतली बहुत महीन सी काले रंग की राख निकलती है, वही फ्लाई ऐश कहलाती है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? धूल कण। जैसे वायुमंडल में क्या होता है, प्रकाश क्यों फैल जाता है, क्यों हमें लाल दिखता है, नीला दिखता है, रात में काला दिखने लगता है, ये सभी कारण जो होते हैं सूर्य से आने वाले जो प्रकाश होता है, जब वो पृथ्वी के वायुमंडल पहुंचता है, और वायुमंडल का निर्माण गैसेस और धूलों से मिलकर होता है, तो धूल पर टकराने के बाद वो प्रकाश फैल जाता है, जिसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, इसके कारण आकाश का नीला रंग भी दिखाई देना होता है। यानी जो आपको आकाश नीला दिखता है और जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमें क्या दिखता है, वो काला दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता जिसकी वजह से पृथ्वी के प्रकाश का कोई प्रसार हो, लेकिन जब पृथ्वी पर वही प्रकाश आता है और वायुमंडल से टकराता है धूल कणों से, तो उसका लाइट का यानी प्रकाश का क्या होता है, प्रसार हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। सिमलीपाल जैव मंडल की बात करें तो ये ओडिशा में है। पंचमढ़ी जैव मंडल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी जैव मंडल की बात करें तो उत्तराखंड में है। नोकरेक जैव मंडल की बात करें तो ये मेघालय में है। तो ये पूरे के पूरे आपके 4 प्रकार के अलग अलग राज्यों में जो है वो बता दिया। अगला प्रश्न है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत, यानी इसके बारे में बात करें तो परंपरागत स्रोत के बारे में बात कर रहा है। अनवीनीकरण का मतलब क्या होगा? जो नवीन नहीं हो सकता, रिन्यूएबल नहीं हो सकता, जैसे पेट्रोलियम, कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्मिक ईंधन के रूप में माने जाते हैं, जो हजारों करोड़ों साल बाद तैयार होते हैं जीवाश्म के मरने के बाद, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, इन सभी के दफन होने से पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल वगैरह तैयार होता है। तो इसको दोबारा प्राप्त करने के लिए लगभग हजारों करोड़ों साल लग जाएंगे, क्या पता तब तक पृथ्वी रहे ना रहे, हम लोग रहे ना रहे, इसीलिए इनको परंपरागत स्रोत माना जाता है। और नवीकरणीय क्या होते हैं? जो कभी खत्म ही नहीं होते हैं, जो एंडलेस प्रोसेस में होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जब तक सूर्य है तब तक हमें जो है कि प्रकाश मिलता रहेगा। भूतापीय ऊर्जा, जो पृथ्वी के नीचे आपके रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन से जो आंतरिक परतों में हीट पैदा होती है, वही भूतापीय ऊर्जा होती है। और बायोमास की बात करें तो ध्यान देना कि भूतापीय जो ऊर्जा होती है ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी होती है। अगला प्रश्न है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किसके लिए होता है? धुएं के घनत्व को मापने के लिए, धुएं के घनत्व को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, इको मार्क प्रतीक किसका होता है? अच्छा, एक और वर्ड आता है दोस्तों, एग मार्क। ये 2 शब्द आते हैं। देखो, इको का मतलब होता है इकोलॉजी, अर्थात जो पदार्थ या जो वस्तु पर्यावरण हेतु सुरक्षित सामग्री होती है उसे दिया जाता है। और एग मार्क का मतलब होता है जो एग्रीकल्चर से संबंधित होती है, कृषि आधारित होती है, तो उसको हम एग मार्क दे देते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर के प्रश्न को अगर हम देखें, आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसे 2005 में लागू किया गया था। जब कोविड-19 कोरोना आया था तो उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने एनडीएमए का प्रयोग करके संपूर्ण भारत में लॉकडाउन की घोषणा की थी कि ताकि पेंडेमिक को रोका जा सके। तो ये तो 2021 तक का कवर हो गया। अब चलते हम 2020 में। 2020 में क्या करा है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनसीएपी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसे 10 जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। और ये आगामी 5 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया था। आगामी 5 वर्षों में जो
टारगेट रखे गए थे, इसमें कहा गया था 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक PM 2.5 PM 10 को 20 से 30% तक कम करना है। ये इसका टारगेट था। हालांकि अब इसके टारगेट को बढ़ा के 2025 तक कर दिया गया और कहा गया कि हम इसमें 40% की कमी करने का लक्ष्य रखते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है PM 2.5 और 10 का जो टारगेट था 25% तक अचीव हो चुका है, तो हमने इसको अगले साल तक बढ़ा के 40% तक अचीव करने का टारगेट रख दिया है। इसकी शुरुआत पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई थी और ये 5 साल के लिए था। अगला प्रश्न है आपका, 1987 में यूएनओ पर्यावरण संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुति के बाद धारणीय विकास पर चर्चा हुई और प्रतिवेदन उस समय क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा साझा भविष्य। 1987 के बर्टलैंड रिपोर्ट में ही ये टर्म्स आई थी। यानी 1987 में बर्टलैंड कोई और नहीं, एक वैज्ञानिक थे यानी एक विचारक थे, और इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी और उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे हम लोग सिंपली बर्टलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। और इसी में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया कि धारणीय विकास से सतत विकास किसे कहा जाता है। तो किसमें आता है ये टर्म्स, आवर कॉमन फ्यूचर, बर्टलैंड रिपोर्ट 1987 में। नेक्स्ट आपका प्रश्न, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक 1962 में लिखी गई थी, किसके द्वारा, रचल कार्सन के द्वारा लिखी गई थी, जो कि एक पर्यावरणविद है। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद MP में है, जबकि आयोग ने दरभंगा बिहार को सही माना था। आयोग ने दरभंगा बिहार को सही माना था। अब यहाँ पे कुछ झील है और कौन से राज्यों में ये मिलान है, जैसे साला झील ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल झील ये आपके हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, कालीवेली झील ये आपके तमिलनाडु में, और कालीवेली नदी भी इसी से संबंधित है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण के क्या कारण है। जो आपके जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं, उनके पीछे क्या कारण है। तो प्राकृतिक आवास का नष्ट हो जाना, बिल्कुल सही। जंगलों में आग लग जाना, यह भी सही है। वन्य प्राणियों का अवैध व्यापार होना, यह भी सही है। प्राकृतिक आपदाएं आ जाना, यह भी सही है। तो ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से वन्य जीव प्राणी जो है कि क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से राष्ट्रीय उद्यान को पूछा गया और राज्य को मिलान करने के लिए दिया गया। जैसे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, जिसका नया नाम महावीर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से आप पढ़ते हो, गोवा में है। कलेसर की बात करें, कलेसर तो ये हरियाणा में है। बेतला की बात करेंगे तो ये झारखंड में है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखिए यूट्रिफिकेशन फिर से रिपीट हुआ, BOD वाला। सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन के संबंध में क्या कथन सही हैं, कौन कौन से। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यानी BOD को कम करेगा, बिल्कुल। मैंने कहा था कि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ेगा वैसे वैसे सुपोषण की क्रिया बढ़ती जाती है और प्रदूषण बढ़ने से BOD की मांग कम हो जाती है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना, यानी जल में जो आप प्रदूषण के रूप में प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह कचरा फेंक रहे हो, उसको एक तरीके से कार्बनिक पदार्थ के रूप में विघटित करने से हमें पोषक तत्व की मात्रा भी प्राप्त होती है। पोषक तत्व अधिक होगा तो शैवालों की उत्पत्ति अधिक होगी, और शैवालों की उत्पत्ति अधिक होने से शैवाल ऊपर की परतों में, जो जल की ऊपर की परत है उसमें पूरा एक बहुत बड़ा जाल बिछा लेंगे शैवाल पैदा होकर, और नीचे की परतों में प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, जिससे जीवों की मृत्यु होनी लग जाएगी। तो ये सुपोषण एक तरीके से हानिकारक भी माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कुछ अधिनियम है जिसको कालक्रम के रूप में व्यवस्थित करना, जैसे सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002। आपको बताते चले कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी को अब एकजुट कर दिया गया है 2023 से, यानी अब इनका एकीकरण कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं, इनके अभाव में भू सतह का टेम्परेचर कितना होगा, -18 डिग्री सेल्सियस। अर्थात यह पृथ्वी को औसतन टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पे गर्म रखता है। क्योंकि देखा जाए कि जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना है ये एक नेचुरल घटना है, लेकिन अगर इसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा हार्मफुल है। वैसे अगर ये नेचुरली रहती है तो हमारी पृथ्वी को जमने से बचाती है, -18 की जगह प्लस यानी पॉजिटिव में 15 डिग्री सेल्सियस एक औसतन तापमान के रूप में बनाए रखती है। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। अर्थात इसको हम कहते हैं बायोकेमिकल
मतलब कि बायोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं, अर्थात जैविक घटक से अजैविक घटक में आना और अजैविक घटक से जैविक घटक में आना। अब जैसे आपके शरीर में या किसी व्यक्ति के शरीर में भोजन के रूप में भोजन भी है, बॉडी है, हार्ड मांस सब कुछ है, और जब कोई व्यक्ति मरता है तो जब पृथ्वी में जो है कि मतलब कि जब उसे जलाया जाता है या दफनाया जाता है तो कहीं ना कहीं अपघटक क्या करते हैं, उनके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करते हैं, कार्बन अलग करते हैं, नाइट्रोजन अलग करते हैं, फास्फोरस अलग करते हैं, और ये सारे जैविक घटक फिर किस में मिल जाते हैं, अजैविक घटक में मिल जाते हैं। फिर अजैविक घटक से पौधे जो है भोजन बनाते हैं और फिर उन्हीं नाइट्रोजन फास्फोरस को हम भोजन से प्राप्त करते हैं अपने शरीर में। तो इसी प्रक्रिया को जैव भूज रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता जाता है, इसे हम सीयर या क्रमक या प्राथमिक क्रमक भी कह देते हैं। अगला प्रश्न है, पोषकीय पर्यटन। पोषकीय मतलब सस्टेनेबल टूरिज्म की बात कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सांस्कृतिक अखंडता बनाए रखना, पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण को प्रबंधन करना, यानी सांस्कृतिक आप अखंडता के साथ साथ पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को भी बनाए रखिए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, कौन प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं मानी जाती, बल्कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ये एसिड रेन कराने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, जैसे सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेकिन इनको ग्रीन हाउस गैस के रूप में काउंट नहीं किया जाता है। सामान्य रूप से पर्यावरण का वर्गीकरण कितने घटकों में होता है, एक तो जैविक पर्यावरण, एक अजैविक पर्यावरण और एक सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, ये तीन प्रकार के पर्यावरण होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ रही है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि समुद्र के जो पहाड़ों पे जो ग्लेशियर होंगे, जो बर्फ के जमे हुए ग्लेशियर हैं, जब वो पिघलने लगेंगे तो कहीं ना कहीं जल की मात्रा बढ़ेगी और वो जल अल्टीमेटली समुद्र में जाएगा और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। साथ ही साथ जल संकट व तनाव भी बढ़ेगा, हिमनद का पिघलना भी होगा, कठोर मौसमी घटनाएं होंगी, बीमारियों का फैलना, तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव, प्रवाल भित्ति का विरंजन, क्योंकि प्रवाल भित्ति भी डूबने लगेगी और तटीय क्षेत्र भी, कोस्टल रीजन भी डूबने लगेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों, तो बेनेट के द्वारा किया गया। और यहाँ पे कुछ घटनाएं हैं, उनके कालक्रम को डिसाइड करना है, जैसे द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, ये 1972 में आई थी। अर्थात उसमें कहा गया था कि जो आप ग्रोथ कर रहे हो, अपनी आर्थिक विकास कर रहे हो, उस पर लिमिट लगाने के लिए कहा गया था 1972। फिर उस दौरान बहुत सारे जो देश थे, उनके जो आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि अगर भाई कोई देश अपना आर्थिक विकास नहीं करेगा तो उस देश की जनता की समस्या का समाधान कैसे होगा। फिर उसके बाद एनवायरमेंटलिस्ट जो थे, पर्यावरण वाले, उन्होंने फिर बाद में बर्टलैंड रिपोर्ट जारी की, साझा भविष्य 1987। उसमें कहा कि ठीक है, आप आर्थिक विकास भी करो और पर्यावरण का विकास भी करो, और इन दोनों का विकास अगर आप कर रहे हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास आप कर रहे हो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये लागू हुआ था 1989 में। ध्यान देना, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे साइन हुए थे, लेकिन 1989 में ये लागू कर दिया गया। और रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले एक और सम्मेलन आया था जो ओजोन परत से संबंधित था, जिसको वियना सम्मेलन कहते हैं, 1986। और इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फिर 1989 में लागू कर दिया गया, इंप्लीमेंट किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य विस्तार। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य विस्तार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में है और इसकी स्टैब्लिशमेंट 1979 में की गई थी। अब चलते हैं 2019। देखो कि 2020 में 19 प्रश्न आए थे एनवायरमेंट से। फिर यहाँ पे 2019 की बात करें, पॉइंट दे रहा है, इकोसिस्टम के संबंध में सत्य कथन की बात करो। भाई, इकोसिस्टम का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें आप देखो कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो प्राथमिक उपभोक्ता जो कि एक शाकाहारी होते हैं, अगर इनकी संख्या वनस्पतियों से ज्यादा हो गई तो एक समय आएगा कि वनस्पतियां सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सारे के सारे शाकाहारी क्या करेंगे, सब खा जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जब वनस्पति खत्म हो जाएगी तो आगे कोई नया भोजन बनेगा ही नहीं, तो प्राथमिक उपभोक्ता भी मरेंगे और मांसाहारी भी मरेंगे। इसीलिए उत्पादक हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होने चाहिए, यानी पेड़ पौधों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होनी चाहिए। तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, किसी की मान्यता का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगा कि अगर हमें अपनी प्रकृति को संरक्षित रखना है, हमें अपने पर्यावरण को संरक्षण रखना है, तो प्रकृति में जो लोग मांसाहारी है वो मांसाहारी भी रहे, शाकाहारी भी रहे और सर्वाहारी भी होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि मांसाहारी और सर्वाहारी की प्रकृति को छोड़ के सभी लोग शाकाहारी हो जाए,
मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, जीव जंतुओं की नहीं। तो अगर सभी लोग सर्वाहारी हो गए तो ऐसे में तो सारे पेड़ पौधों को हम खा जाएंगे। पेड़ पौधों मतलब वहां से जो फल मिलते हैं, वनस्पति मिलती है, सब्जियां मिलती हैं, हम उन्हें खा के खत्म भी कर सकते हैं। और एक समय बाद पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी और फिर सारे जो भोक्ता हैं, जो मनुष्य हैं, वो मरने लगेंगे भूख के मारे। इसीलिए कुछ जो है कि मांसाहारी है तो वो भी अपनी जगह सही है, सर्वाहारी है तो वो भी अपनी जगह सही है, कोई किसी का गलत नहीं है। तो उत्पादक स्तर पे हरे पौधे हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता पे बकरी और खरगोश हो गए जो इन पे निर्भर है, फिर द्वितीय उपभोक्ता पे सांप और भेड़िया है जो इन पर निर्भर है, और तृतीय उपभोक्ता पे शेर और बाघ जो कि शीर्ष मांसाहारी कहलाते हैं, ये इस पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। यानी एक टर्म्स होती है पर्यावरण में कि अगर मानव की गतिविधियों से पर्यावरण चेंज हो रहा है तो उसे हम एंथ्रोपोजेनिक कहेंगे, जैसे तीव्र नगरीकरण, औद्योगिक क्रांति, ये सभी चीजें। अगला प्रश्न है आपका, सत्य कथन की पहचान करिए। 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने पर जाति विविधता में कमी आती है। विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधी शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जाति कह दो चाहे यहाँ पर आप प्रजाति कह दो। कहने का मतलब है कि अगर आप 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जा रहे हो, चाहे नॉर्थ या साउथ में, तो आपको विविधता की मात्रा कम देखने को मिलेगी। जितने अधिक प्रकार के विविध प्रकार के जो आपको जीव जंतु 0 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री पर देखने को मिलते हैं, उतने 90 डिग्री पर नहीं मिलते। 90 डिग्री पे क्या मिलेंगे? या तो पेंगुइन मिलेगी, या तो पोलर बियर मिलेगा, या लेपर्ड मिलेंगे। जबकि वही अमेजन वर्षावन में देख लो, बहुत अलग अलग विविधताओं के जो है कि जीव जंतु मिलते हैं। और अमेजन वन 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में विस्तारित है साउथ अमेरिका में। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक क्या होते हैं? वायु प्रदूषण के जैविक सूचक होते हैं लाइकेन्स। लाइकेन्स, अगर प्रदूषण की मात्रा अधिक है तो लाइकेन की मात्रा कम होगी। ये सामान्यतः पेड़ के तनों, दीवारों, चट्टानों, मृदा आदि पर पाए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों कि नदियों के किनारे जो चट्टान होती है उस पर हल्की ग्रीन कलर की घास होती है, बहुत महीन महीन, जिसको आम भाषा में हम लोग काई कहते हैं, ब्लैक कलर की काई, जिसपे पैर रखते ही रपट जाता है, पैर गिर जाते हैं हम लोग। वो कुछ और नहीं, वो आपके लाइकेन्स होते हैं, मॉसेज होते हैं। ठीक है, आप पेड़ों की दीवार पर देख लो, अक्सर बारिश के समय में देखो, बारिश में जब प्रदूषण कम हो जाता है तो बारिश के बाद आपके पेड़ों पे हल्की हल्की हरी हरी कलर की घास टाइप की होती है, बहुत महीन कलर की होती है, महीन रूप में, वो भी लाइकेन्स होते हैं। अगला प्रश्न आपका, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन निकलती है दोस्तों, CH4। अच्छा, अन्य स्रोत कौन कौन से मीथेन के लिए? पशु जो आपका जुगाली करता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जो खाना खाने के बाद अपने खाना को पचाती हैं, तो जब वो मुंह को चलाती है गोल गोल, तो उनके मुंह के किनारे झाग बनने लगता है व्हाइट कलर का, उस झाग में से भी मीथेन गैस निकलती है। कोयला का अगर आप खनन कर रहे हो तो कोयला खनन से भी मीथेन गैस निकलती है। अगर आप प्राकृतिक गैस या तेल का खनन कर रहे हो समुद्र के पास या तटीय क्षेत्रों में, वहां भी मीथेन गैस निकलती है। और वायुमंडल में जो मीथेन की मात्रा वो 0.00017% है, और जबकि इसका ग्रीन हाउस गैसेज में योगदान लगभग 20% है। यानी गैस की मात्रा बहुत कम है लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैसेज में बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न आपका होता है, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस वक्र का आधार क्या है? उल्टा यू आकार का होता है, कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का। ठीक है, सीधा यू आपका ये होता है, तो ये उल्टा यू होता है, कुछ इस प्रकार का। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, एल्बिडो संबंधित है, वापसी शक्ति से संबंधित है, जिसको हम लोग परावर्तन कहते हैं। इसका मान चिकनी सतह और हल्के रंग पर अधिक होता है। एल्बिडो कुछ और नहीं है दोस्तों, सिंपल भाषा में कहें एल्बिडो के बारे में, तो एल्बिडो की अगर हम बात करें तो जो सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है, और अगर एल्बिडो का मान सबसे अधिक होगा तो सूर्य का प्रकाश जो है कि उतना ही रिटर्न भी हो जाता है। जैसे जो चिकनी सतह होती है, जैसे बर्फ वगैरह होते हैं, और जो सामान्यतः लाइट कलर के होते हैं, व्हाइट कलर, पिंक कलर, ग्रीन मतलब लाइट कलर, वहां से ही क्या होता है, अक्सर प्रकाश जो है कि सूर्य का वापस चला जाता है टकरा के, जिसे हम लोग कहते हैं परावर्तन। और हमें क्या सलाह दी जाती है कि गर्मियों में हमेशा हल्के कपड़े या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे सूर्य का प्रकाश आपकी बॉडी पर अगर आता भी है तो हल्के कलर होने की वजह से वापस टकरा के चला जाएगा और आपके शरीर की गर्मी नहीं बढ़ाएगा। लेकिन हम लोग उल्टा काम करते हैं। बहुत सारे लोग पहले क्या करते थे, ब्लैक कलर का छाता खरीदते थे। अब ब्लैक कलर कैसा है, डार्क है। अब छाते के नीचे आप चल रहे हो, ऊपर से ब्लैक कलर की उस पर छाता है, सूर्य का प्रकाश आएगा तो ब्लैक कलर तो उसे और अवशोषित कर लेगा
और अवशोषित करने से क्या होगा, आपको और गर्मी महसूस होगी। इसीलिए अब अलग अलग कलर के छाते होते हैं, और मैं आपको सलाह भी देता हूं कि बारिश के समय या फिर गर्मी के समय छाता हमेशा लाइट कलर का खरीदा करो, डार्क कलर का नहीं। चाहे लाल, पीला, हरा, काला, नीला ये सब मत खरीदो, लाइट कलर के छाते खरीदा करो। आगे देखते हैं, कार्टेजना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है, जिसको बायो सेफ्टी कहते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को रोकने से संबंधित है, और क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस की कटौती करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी यानी कि गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में सत्य कथन बताइए। यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम जो पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन से संबंधित है, और यह 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का 10 वर्षीय वैश्विक सहयोग है। तो ये तीनों ही बातें आपकी सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, उष्ण कटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, क्योंकि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, क्योंकि तितलियां अनियत तापीय यानी कोल्ड ब्लडेड होती हैं। अच्छा, हम जो ह्यूमन होते हैं वो क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। इसलिए हमने अक्सर सुना है ना, गुस्से में कहते हैं मेरा खून बहुत गर्म है, मेरा खून बहुत उबाल मार रहा है, मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है। सामान्यतः वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि आप किसी भी तापमान में चले जाओ, आपके बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहेगा। आप अगर हिमालय पे घूमने जा रहे हो तो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। अगर आप किसी राजस्थान के गर्म क्षेत्र में जा रहा तो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहेगा, यानी आप वार्म ब्लडेड है। परिस्थितियों के अनुसार आपके शरीर का तापमान नहीं बदलता। जबकि कोल्ड ब्लडेड में क्या होता है, परिस्थितियों के अनुसार आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। राजस्थान में गर्म हो जाएगा, हिमालय में ठंडा हो जाएगा। और तितलियों के साथ ये दिक्कत होती है क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, इसलिए वो ठंडे क्षेत्रों में जीवित नहीं रह पाएंगी, और जबकि गर्म क्षेत्रों में रह लेती है। इसीलिए ये सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं। और उष्ण कटिबंधीय देशों का जो वैल्यू होता है 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, चाहे नॉर्थ में जाओ या साउथ में, इससे ऊपर इनका विकास नहीं देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। यानी आप ये देखो कि एक पोषक तत्व से दूसरे पोषक स्तर तक जाने में ऊर्जा का मान लगातार घटता जाता है। ऊर्जा सदैव एक दिशीय प्रवाह में चलती है, और 10% का नियम जो कि लिंडमैन ने दिया था, इसका ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। जैसे मान लो उत्पादक के पास 100% की एनर्जी है, तो इसमें से क्या करेगा, वो 90% अपने पास रखेगा, अपने चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की क्रिया के लिए, बाकी 10% प्राथमिक उपभोक्ता को देता है। अब इस 10% का भी 90% जो है कि वो अपने पास रखेगा प्राथमिक उपभोक्ता, और बचा हुआ 1% ऊपर दे देगा द्वितीयक उपभोक्ता को। और ऐसे करके जो शीर्ष उपभोक्ता होता है उसके लिए सबसे कम मात्रा में जो है कि ऊर्जा प्राप्त हो पाती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। तो नीला हरा शैवाल, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, या फिर साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं, धान के खेत में ये जैव उर्वरक के रूप में कार्य भी करते हैं। यानी कि धान के खेत में जैसे एजोला काम करता है वैसे यह भी काम करता है। धुएं की बात करेंगे जो कि स्मॉग कहलाता है, आवश्यक रूप से वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड और प्रकाश रासायनिक धूम, जो कोहरा स्मॉग शब्द बना है तो फोग और स्मॉग के मिलने से बना हुआ है स्मॉग। अगला पॉइंट है, वैश्विक 500 जो पुरस्कार है ये पर्यावरणीय संरक्षण के लिए दिया जाता है, यूनेप संस्था के द्वारा दिया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी घाट है। हालांकि 4 क्षेत्र हैं जिसे हम 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे हिमालयी क्षेत्र, और हिमालय में भी स्पेशली पूर्वी हिमालय का क्षेत्र जो नॉर्थ ईस्ट में आता है इसको माना जाता है। फिर पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, ये 4 प्रमुख रूप से भारत के 4 हॉटस्पॉट माने जाते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था के रूप में कौन है, नीति आयोग है। अब चलते हैं हम 2018 के PYQs पर। सबसे पहले आपसे कुछ राष्ट्रीय उद्यान का मिलान है। जैसे दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये हंगुल यानी कश्मीरी स्टैग के संरक्षण के लिए है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, मानस असम में है, पेरियार केरल में है, सिमलीपाल ओडिशा में है। भारतीय जलवायु का जो सही सूचक है, मतलब भारतीय वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये कोपेन महोदय ने बताया है। अगला प्रश्न है, ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पाई जाती है, इसकी मोटाई डॉप्सन से नापते हैं। यानी कि मान के चलो कि अगर 100% आपकी ओजोन के पास है तो 90% आपको ओजोन कहाँ मिलेगी, समताप मंडल में, जो कि हमारे लिए सकारात्मक है। क्यों,
क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, जिससे हमें त्वचा कैंसर और जीन परिवर्तन, शारीरिक संरचना में परिवर्तन होने से बचाती है। लेकिन वहीं पे जो 10% आपकी ओजोन होती है, जो आपके क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है, ये हमारे लिए पर्यावरणीय प्रदूषण के रूप में जानी जाती है। तो ध्यान रखना कि ओजोन को पर्यावरणीय प्रदूषण भी कहते हैं, लेकिन कब? जब वो क्षोभ मंडल में पाई जाती है, लगभग 10%, और अदरवाइज वो हमारे लिए जीवन प्रदान करने वाली परत मानी जाती है जब वो समताप मंडल में होती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? सागरीय यानी महासागर, क्योंकि इसकी रासायनिक संरचना में लवणता पाई जाती है, साथ ही साथ प्रकाश, तापमान, घुलित ऑक्सीजन आदि से यह अप्रभावित भी होता है। अगला प्रश्न, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप यानी ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप किसकी बारंबारता बढ़ेगी? चक्रवातों की बढ़ेगी, क्योंकि समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक होगा तो कहीं ना कहीं बार बार चक्रवात भी आएंगे। तूफान की भी संभावना बढ़ेगी, बवंडर की बनेगी, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्री जलस्तर में वृद्धि, बाढ़ और सूखा, ऐसी समस्याएं पैदा होंगी। ये सभी चीजें मैं ज्योग्राफी में पढ़ा भी रहा हूं आप लोगों को, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, आप वहां भी देख सकते हो। अगला पॉइंट है कि इन सीटू संरक्षण पद्धति कौन सी और एक्स सीटू संरक्षण पद्धति। इन सीटू में जैव मंडल, आगार, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, ये तीनों आते हैं, जबकि एक्स सीटू में वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, जीन बैंक और डीएनए बैंक, ये सभी आते हैं। अब यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक, दो अलग अलग प्रदूषक होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक प्रदूषक को समझते हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा सीधे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। जैसे ईंधन हम जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये सभी प्राथमिक प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जब प्राथमिक प्रदूषकों और अन्य वायुमंडलीय घटकों के बीच कोई भौतिक क्रिया होती है, तब आपका द्वितीयक प्रदूषण तैयार होता है, जैसे स्मॉग और पैन हो गया। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में और प्रवाल भित्तियों में, इसमें आप देखोगे प्रजातीय विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। कौन मानव जनित जीवों का उदाहरण है जो मानव के द्वारा तैयार किया गया? तो फसली भूमि आप कह सकते हो। प्राकृतिक जीवों में जैसे मरुस्थल हो गया, टुंड्रा हो गई, घास स्थल, पर्णपाती वन, टैगा, जल तंत्र, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ये सभी नेचुरल घटक होते हैं। जबकि धान की खेत हो गया या फसली भूमि हो गई जहां पे हम फसल बोते हैं, ये सभी मानव के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? आप कहोगे सर कंगारू, ऊंट, तो गलत हो जाएगा। कंगारू चूहा आपको लगाना है, जिसका वैज्ञानिक नाम है डिप्लोडोमिस। भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? जामनगर, गुजरात में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय, जो कि एक एनजीओ है पर्यावरण से संबंधित, इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम, 1971 में। यहां पर बात करेंगे मीथेन गैस, CH4 गैस का उत्सर्जन कहां कहां से होता है? धान के खेतों से होता है, दीमक की बॉम्बी से होता है, पशुओं की जुगाली से होता है, आर्द्र भूमि, कोयला खनन, इन सभी से होता है। हरित गृह प्रभाव क्या होता है? ग्लोबल मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है भाई? तो इसकी बात करें तो वैश्विक तापमान में वृद्धि से संबंधित होती है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब यहाँ पे पर्यावरणीय प्रदूषण की बात कर लेते हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा से भी होता है, कोयला ऊर्जा से भी होता है, पेट्रोलियम ऊर्जा से भी होता है, सभी से पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। आप चाहे न्यूक्लियर एनर्जी कर लो, चाहे आप थर्मल एनर्जी की बात कर लो, या फिर आप पेट्रोलियम एनर्जी की बात कर लो। जबकि सौर ऊर्जा से पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि सोलर एनर्जी कभी भी प्रदूषण नहीं फैलाती है। ये स्वच्छ घटक माना जाता है नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, और 2023 की जो थीम है, समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता को पुनर्निर्माण करना है। 2024 की थीम आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, जबकि 22 मई आपकी बीत चुकी है। यूएनओ ने 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया था, और 2021 से 2030 तक सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक यानी सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान दिवस घोषित किया गया है। तो यहां तक अगर आप लोगों ने देख लिया और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए कि हाँ सर ये कंटेंट बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया जहां पर आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पर सारी डिटेल्स आपको पेड पीडीएफ की मिल जाएगी, या फिर मैं नंबर डिस्प्ले पे लिख देता हूँ 8527594636। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दोगे तो आपको पीडीएफ की जानकारी मिल जाएगी। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, और 1936 में स्थापित किया गया। तब इसे हैली या हैले राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, हालांकि उत्तराखंड में स्थित है। सबके लिए सतत ऊर्जा का दशक
कब शुरू किया गया? यूएनओ के द्वारा 2014 से लेकर 2024 तक का टारगेट रखा गया है सबके लिए सतत ऊर्जा। भोपाल गैस दुर्घटना मिथाइल आइसोसाइनेट एमआईसी के रिसाव से हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, और यूनियन कार्बाइड कारखाना एक फैक्ट्री थी, इसी में 3 दिसंबर 1984 को एक घटना हुई थी जिसमें एमआईसी का रिसाव हुआ था। इसके लिए मैं आपको एक मूवी देता हूं, आप एक मूवी का नाम है रेलवे मैन, ठीक है, रेलवे मैन, इसको जो है कि देख लेना, रेलवे मैन ही है शायद, उसमें आपको ये मिल जाएंगे, मेनन जी मिल जाएंगे, मेनन जो आर्टिस्ट है मतलब कलाकार हैं, और माधवन जी हैं, ये दोनों लोग हैं इसमें, बहुत अच्छी मूवी है, आप देख लेना, इसी पर बनी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेज और उनके स्रोत, कहां कहां से वो निकलती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो थर्मल पावर स्टेशन से निकलती है जो कोयला आधारित होती है, क्योंकि कोयला जलता तो कार्बन निकलता वहां से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये रेफ्रिजरेटर या फिर एसी जिसको हम लोग सीएफसी कहते हैं, शीत संयंत्र से निकलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो जलमग्न धान के खेतों से निकलती है। और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ईंट के भट्ठे से निकलती है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ईंट के भट्ठे होते हैं ना, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। अगला प्रश्न है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है? 5 माइक्रोन से भी कम होता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। ये भारत ही नहीं, दुनिया के हर कोने में बढ़ रहा है भाई, टेंशन बढ़ रही है। मौसम की चरम दशा की बारंबारता हो रही है और तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जितना अधिक जलवायु परिवर्तन हो रहा है, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग, उतनी ही खाद्यान्न सामग्री कम पैदा हो रही है, जिसकी वजह से समाज में तनाव बढ़ रहा है, संघर्ष बढ़ रहा है, ठीक, और दोनों ही सही है और व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है आपका, जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? तो भाई सबसे पहले जनसंख्या होगी, फिर वो जनसंख्या आपस में मिलकर एक समुदाय बनाएगी, वो समुदाय आपस में मिलकर इकोसिस्टम बनाएंगे, और वो सारे इकोसिस्टम आपको भूदृश्य के रूप में दिखेंगे, जिसको हम लोग जैव मंडल के रूप में जानते हैं। यहाँ पे कुछ दिवस हैं, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के CO2 की सांद्रता 0.03% चाहिए नेचुरली तरीके से। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे? प्राकृतिक आवास का विनाश होने से सबसे अधिक संकट है, और ये क्वेश्चन इस बार चौथी बार रिपीट हो रहा है, कुछ अलग नहीं है, चौथी बार रिपीट हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन से, किनकी वजह से जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है? तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहां आप देख सकते हो कि अत्यधिक वन उन्मूलन, ठीक है, अत्यधिक वन उन्मूलन हो रहा है, तेल चालित स्वचालितों की संख्या और जीवाश्म ईंधन का दहन, इन सभी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे कुछ अधिनियम दिए हुए हैं, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ यानी कि जैव भार अधिकतम है तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, जो कि 0 डिग्री के नजदीक होने के कारण यहाँ पे सूर्य का तापमान भी अधिक होता है और अच्छी मात्रा में यहाँ पे वाष्पीकरण भी होता है, उसके साथ साथ अच्छी मात्रा में यहाँ पे वर्षा भी होती है। अब आपको भी पता है कि जहां पर वर्षा नहीं होती वहां पे पेड़ पौधे सामान्यतः सूख जाते हैं, इसीलिए जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक देखने को मिल रही है वहां पर सामान्यतः जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी जैव भार वो सबसे अधिक देखने को मिलता है। अगर हम भारत में इसकी तुलना करें तो आपको सबसे अधिक कहां पे देखने को मिले? पूर्वी हिमालय पे, जहां पे असम, मेघालय, त्रिपुरा के आसपास बारिश होती है। नहीं तो दूसरा एरिया मिलेगा पश्चिमी घाट, जो गुजरात से लेकर केरल तक आएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यहां तक पश्चिमी घाट में सबसे अधिक आपको जैव भार देखने को मिलेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसकी वजह से बायोमास अधिक होता है। अगला प्रश्न है आपका 2016 का, मतलब PYQs हम देखेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि 0 से 90 डिग्री पर जाओगे तो घटेगी। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना क्या थी? नेशनल एक्शन प्लान क्या था, जो 2008 में लॉन्च किया गया? तो 8 मिशन को शामिल किया गया जो क्लाइमेट चेंज पे कंट्रोल करेगी। सबसे पहले राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, ठीक है, और राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारितंत्र मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक मिशन। यहां पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब यहां पर लिख रहा है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से, अगर आप फर्टिलाइजर का ज्यादा प्रयोग कर रहे हो तो एक तो मृदा का प्रदूषण होगा, जल का प्रदूषण होगा और वायु का भी प्रदूषण होगा। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि धान का खेत कहलाता है या फिर फसली भूमि भी आप कह सकते हो, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक तरीके से कौन से? वन, घास के मैदान, झील, नदियां, ETC।
अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मानव किस कैटेगरी में? तो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता के तौर पे होता है, चाहे वो शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, सर्वाहारी हो, लेकिन खाद्य श्रृंखला मानव क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या? प्राकृतिक आवास का विनाश है। ये देखिए फिर रिपीट हो रहा है। अन्य कारण में आवासीय प्रदूषण है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, विदेशी प्रजातियों का समावेश, ये सभी कारण है, लेकिन सबसे मुख्य कारण के रूप में आपको प्राकृतिक आवास का विनाश ही मानना है। ग्रीन हाउस गैसेज है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प आदि, जबकि ऑक्सीजन हमारी ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। ऑक्सीजन अगर ग्रीन हाउस गैसेज होती तो इसकी उपस्थिति तो लगभग 21% है, और जबकि कार्बन की उपस्थिति मात्र 0.03% है, 0.03% है। और आप अगर उसकी बात करते हो मीथेन की, तो उसकी उपस्थिति 0.0007% के आसपास है। तो इतनी कम उपस्थिति में भी ये ज्यादा हानिकारक है, जबकि ऑक्सीजन तो 21% है, तब तो ज्यादा हानिकारक हो जाती। इसीलिए इसको क्या माना गया है? इसीलिए ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत ये नहीं है। अगला PYQs है आपका 2015 का, और ये हमारा लास्ट मतलब कि ईयर होगा, और इसके बाद आपका एनवायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा लगभग 1 घंटे 10 मिनट की क्लास में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अभी तक अगर आप लोग लगातार इसको यहाँ तक देखते हुए आए हो तो नो डाउट आपको चीजें पसंद आई होंगी। अदर सब्जेक्ट्स भी आप लोग देख लेना, इसी प्लेलिस्ट में है, जिसमें आपको मिलेगा ज्योग्राफी मिल जाएगा, हिस्ट्री मिल जाएगा, पॉलिटी मिल जाएगा, और एनवायरमेंट आप देख ही रहे हो। बचे हुए 3 सब्जेक्ट और आएंगे, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा, साइंस मिलेगा, और मिसलेनियस मिलेगा, विविध वाला सेक्शन। यूपी के लिए अलग से उसको मैं पढ़ाऊंगा। आगे देखते हैं, भारत के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र क्या? ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट व श्रीलंका, और सुंडालैंड जो कि निकोबार द्वीप के साथ आता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता में वृद्धि के लिए क्या हो सकता है? पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, और पोषक स्तरों में समन्वय। नेक्स्ट है यहाँ पे, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सत्य कथन कौन से हैं? यह जैविक और अजैविक घटकों से युक्त होता है। बिल्कुल, इसमें दोनों घटक होते हैं। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह भी सही है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, यह भी सही है। और यह एक खुला तंत्र होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यह बंद तंत्र नहीं होता, अगर बंद होता तो इसमें किसी का प्रवेश भी नहीं हो सकता था। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इंग्लिश में इकोसिस्टम, इस वर्ड का प्रयोग AG टॉन्सले महोदय ने किया है। अगला प्रश्न, लघु हिमकाल माना जाता है। 1650 से 1870 की ईस्वी को लघु हिमकाल माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सम्मेलन है, जैसे प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, प्रथम शिखर सम्मेलन +5 1997, यही सिम 5 साल जोड़ के, कार्बन क्रेडिट व्यापार 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल में आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, जो कि डुगोंग के संरक्षण के लिए एकमात्र भारत का ये माना जाता है। और गहिरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि ओडिशा में स्थित है, और यहाँ पे ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं, जिनका संरक्षण किया जाता है। तो गहिरमाथा इनके लिए है, जबकि सागरीय राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का एकमात्र डुगोंग संरक्षण केंद्र भी माना जाता है। अगला प्रश्न है आपसे, किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त होता है? आइस कोर से प्राप्त होता है, और इससे CO2 और CH4 की मात्रा का आकलन किया जाता है। जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत पृथ्वी का अंडाकार कक्षीय मार्ग बताते हैं, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष पर झुकाव बताते हैं, उपसौर और अपसौर की स्थिति बताते हैं। ये सभी जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत भी हैं। किसे मेगा डाइवर्स देश कहा जाता है? जैसे ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, USA, मलेशिया, ब्राजील, पेरू। तो ध्यान देना, भारत भी आपका मेगा डाइवर्स कंट्री में काउंट किया जाता है। यहां पर देखते हैं, मृदा से संबंधित किसे कहते हैं? इडेफिक कहते हैं, और स्थलाकृतियों का अध्ययन करने वाले को टोपोग्राफी कहते हैं। प्रवाल विरंजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है दोस्तों? तो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से प्रवाल विरंजन होता है। तो यहां तक हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया दोस्तों, 2015 से 2023 तक के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का PYQ। जैसे ही 2 सब्जेक्ट और बच रहे हैं आपके, इकोनॉमिक्स और साइंस, इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको यूपी पीसीएस जो मेंस PYQs हैं 2012 से 2017 तक जो ऑब्जेक्टिव आते थे मेंस, ये सारे के सारे रिवीजन करने। जितना आप अधिक से अधिक रिवीजन करोगे, अभी आप जुलाई में हो, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लास्ट तक इजीली आप रिवीजन कई बार कर लोगे, तो सारे प्रश्न कम से कम 70% तो आप मतलब 70 प्रश्न के आसपास सारे PYQs से, घटना चक्र शॉर्ट नोट से, और आपके अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं जो PYQs हैं वहां से पूरे तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल दिया, उसे भी ज्वाइन कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।